शिक्षक द्वारा रोजाना किए जाने वाले कार्यों को समझने के लिए तथा उन्हें प्राप्त करने की दिशा में अपने योगदान का वर्णन करें। शिक्षक द्वारा रोजाना किए जाने वाले कार्यों को समझने के लिए तथा उन्हें प्राप्त करने की दिशा में अपने योगदान का वर्णन करें। एक मूर्तिकार किसी पत्थर को अपने मेहनत व लगन से एक सुंदर सी आकृति देने का कार्य करता है। उसी प्रकार एक शिक्षक का कार्य भी एक मूर्तिकार की तरह ही होता है। शिक्षक भी रोज रोज अपनी मेहनत व लगन से बच्चों को एक सफल व कामयाब इंसान बनाने के पीछे लगे रहते हैं। सभी बच्चों के समग्र विकास के लिए केवल पुस्तकों का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। एक बच्चा एक निष्क्रिय बीज के समान होता है। यदि बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी तभी वह विकसित होगा और एक बड़ा पेड़ बनेगा। हमारा विद्यालय छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। विद्यालय में हर बच्चे एक मंच की तरह है जहां वह शिक्षकों से दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। शिक्षा का केंद्रीय घटक विद्यार्थी है और उन्हें सही दिशा निर्देशन करने वाला प्रमुख घटक शिक्षक है। शिक्षा के कई उद्देश्यों की पूर्ति उनके माध्यम से होती है। इन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, उनकी सुविधा असुविधा देखी जाती है, समाज का उनके प्रति कर्तव्य होता है और उनका भी समाज के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। शिक्षक अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करने का कोशिश भी करते हैं। वह सरकारी सेवक होता है और उसके इस कार्यों के लिए वेतन भी दिया जाता है। अतः उनका यह जिम्मेदारी होती है कि कम से कम वह जितना वेतन लेता है उसको अपनी तरफ से दे अनुकूल कार्य करता रहे। शिक्षक का कार्य व्यवसाय नहीं सेवा है। शिक्षक इसे नौकरी समझे बिना सेवा समझकर निभाए। जब इस कार्य को शिक्षक सेवा भाव से देखते हैं तब उनका दायित्व सफलता की ओर अग्रसर होता है। शिक्षा में शिक्षक ही सामाजिक विकास का सूत्रधार है। समाज की इच्छा आकांक्षा आवश्यकता अपेक्षा और आदर्श को सफल बनाने का कार्य शिक्षक ही करते हैं। लेकिन आज भारतीय शिक्षा में शिक्षक के हालात बड़े खराब हैं। इसके लिए समाज, सरकार, शिक्षा जगत और वह खुद भी जिम्मेदार हैं। एक शिक्षक के द्वारा विद्यालय में जो भी कार्य किए जाते हैं वो हमेशा विद्यार्थियों के हित में या नहीं, इसका विश्लेषण बहुत ही जरूरी है। विद्यालयों में शिक्षक स्वयं भी सक्रिय शिक्षार्थी बनने की कोशिश करते हैं और अपने कार्य अभ्यास पर नियमित रूप से विचार करते हैं। जो वे करते हैं उसे जांचते हैं। ये जांचते हैं कि प्रत्येक छात्र वास्तव में क्या सीख रहा है। अपने शिक्षण कौशल समेत अपने कक्षा कार्य अभ्यास को सुधारते और अनुकूलित करते हैं। शिक्षक द्वारा रोजाना किए जाने वाले कार्य जैसे नियमित रूप से विद्यालय आना, नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना और समीक्षा करना, पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य अध्ययन सामग्री का कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग करना, नियमित रूप से बच्चों का आकलन करना, बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को नियमित रूप से दर्ज करना, बच्चों की शैक्षणिक प्रगति के साक्ष्य या प्रमाण रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना, शिक्षण योजना में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना, बच्चों की प्रगति से अभिभावकों या एसएमसी सदस्यों को अवगत कराना, साथ ही शिक्षकों से नियमित चर्चा कर सहयोग लेना देना, बच्चों को पर्याप्त कक्षा एवं गृह कार्य देना और उसकी नियमित जांच कर सुधारात्मक कार्य करना, जाति या जेंडर के आधार पर कक्षा में किसी से भेदभाव नहीं करना, तय कार्यक्रम के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षणों में भाग लेना, पुस्तकालय उपयोग के लिए बच्चों को प्रेरित करना या सहयोग करना, विद्यालय की सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन या आयोजनों में भूमिका निभाना, आयोजनों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक शिक्षक के रूप में आपकी कार्य योजना ये सब होनी चाहिए और जो है इसे शिक्षक द्वारा रोजाना किए जाने वाले कार्यों को समझने की ज़रूरत है तथा उन्हें प्राप्त करने की दिशा में अपने योगदान को देना जरूरी है और इसका वर्णन हम अपने शब्दों में कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप में और अन्य शिक्षकों में क्या अंतर है और क्यों, इनका विश्लेषण करें। तो आप एक शिक्षक के रूप में जो हैं और आपके सहपाठी या अन्य शिक्षक जैसे हैं उनमें क्या फ़र्क है, इसे बताना है।
तो आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति कभी भी संपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां होती है तो कुछ गुण भी अवश्य होते हैं। हालांकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, फिर भी अधिकतर लोग अपने भीतर छिपे इन गुणों से अनजान होते हैं, जिसके कारण सफलता उनसे दूरी बनाए रखती है। अब सवाल यह उठता है कि आप अपने गुणों की पहचान किस प्रकार करेंगे। इसके लिए आपको कुछ तरीके अपनाने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं इन्हीं तरीकों के बारे में। सबसे पहले आप खुद से सवाल करें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे करना ना सिर्फ आपको अच्छा लगता है बल्कि आप उसे बेहतरीन तरीके से भी करते हैं। जब आपको जवाब मिल जाएगा तो आप अपने गुण को पहचान पाएंगे। अपने गुणों को पहचानने के लिए आपको अपनी कमियों को भी जानना होगा। खूबी और कमी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। खुद के गुणों को पहचानने व उसे निखारने के लिए आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। लोग अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, वे अपने गुणों की पहचान कभी नहीं कर पाते। एक शिक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी समाज, विद्यालय तथा बच्चों के भविष्य के प्रति काफ़ी बढ़ जाती है। शिक्षक का कर्तव्य छात्रों को केवल शिक्षित करना ही नहीं अपितु उन्हें संस्कारी भी बनाना है। उनके अंदर केवल शब्द ज्ञान ही नहीं भरना है बल्कि उसे नैतिकता, कर्तव्य परायणता, सजगता का पाठ पढ़ाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यदि अध्यापक यह कार्य नहीं करता तो वह सच्चे अर्थों में अध्यापक कहलाने योग्य ही नहीं है। अध्यापक का कार्य केवल पाठ पढ़ाना ही नहीं होता अपितु पाठ को पढ़कर या पढ़ाकर उसमें का आई उद्देश्यात्मकता, नैतिकता आदि को समझाना सिखाना भी उसी का कर्तव्य होता है। पाठ को पढ़कर समझने की सार्थकता तभी है जब उस ज्ञान को व्यवहार में भी लेकर आया जाए। बच्चे अपने प्रथम गुरु अर्थात अभिभावकों से ही सच बोलना सीखते हैं। जब वे छोटी छोटी बात पर माता पिता को झूठ बोलते देखते हैं तो स्वतः ही वे झूठ बोलने लग जाते हैं। गांधी जी ने सत्य के प्रयोग पुस्तक में सही बताया है कि जो कार्य हम स्वयं करते हैं उस कार्य को बच्चों को करने से मना कैसे कर सकते हैं। बच्चों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक शिक्षक के रूप में मेरा यह कर्तव्य बन जाता है कि अपने बच्चों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित ना रखें। पुस्तकीय ज्ञान तो मात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने का साधन होता है, अंकों को पाने का एक उपक्रम होता है, लेकिन विभिन्न चीज़ों से जोड़कर हम उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। उन्हें अच्छा नागरिक और समाज दर्शक बनाकर समाज की छोटी से छोटी चीज़ से जोड़ें। उन्हें हर उस बात, घटना, विचार, भावना को समझाएं जिससे उन्हें अपने परिवेश, समाज से जुड़ने और समझने में मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक अस्मिता के लिए एक कार्यशाला का आयोजन कर उसके उद्देश्य व उसमें होने वाले विभिन्न कार्यकलापों की चर्चा करें। भारत के पिछले 60 सालों की शैक्षिक यात्रा को देखें तो हमें उनसे तमाम चुनौतियों के साथ साथ कई सुधारात्मक प्रयासों की छवि दिखाई देती है। तो प्रश्न है, शिक्षक अस्मिता के लिए एक कार्यशाला का आयोजन कर उसके उद्देश्य व उसमें होने वाले विभिन्न कार्यकलापों की चर्चा करें। भारत के पिछले 60 सालों की शैक्षिक यात्रा को देखें तो हमें उसमें तमाम चुनौतियों के साथ साथ कई सुधारात्मक प्रयासों की छवि दिखाई देती है। शिक्षा आयोगों और समितियों के गठन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विकास से लेकर शिक्षा के अधिकतर अधिनियम 2009 तक के कई शैक्षिक प्रयोग इन प्रयासों के उदाहरण हैं और आगे भी कई प्रयास जारी है। शिक्षक अस्मिता के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य व शिक्षक की अस्मिता संबंधी विभिन्न कार्यकलापों पर चर्चा की गई। कार्यशाला का उद्देश्य, शिक्षक शिक्षा पर शैक्षणिक गतिविधियों का समन्वय करें, पाठ्यक्रम, फ्रेमवर्क और मॉडल सिलेबस विकसित करें, TELS में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए दिशा निर्देश तैयार करें, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में आचरण, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में संसाधन सहायता प्रदान करें, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर डेटाबेस विकसित करें। कार्यशाला में शिक्षक अस्मिता संबंधी विभिन्न कार्यकलापों पर चर्चा के दौरान शिक्षक अस्मिता से संबंधित विवरण में अस्मिता से क्या तात्पर्य है, इस संकल्पना को समझना आवश्यक है। अस्मिता की संकल्पना को विभिन्न विषयों में अलग अलग ढंग से समझा गया है। मैं यहाँ अस्मिता का अर्थ किसी विषय मूल से नहीं ले रहा बल्कि अस्मिता का अर्थ शिक्षा के परिदृश्य में देखने का प्रयास कर रहा हूँ।
लेकिन यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि अस्मिता के अर्थ को संपूर्णता में समझना काफ़ी मुश्किल है तथा इसकी कई व्याख्या हो सकती है। अस्मिता की संकल्पना को समझने के लिए मूलतः इनके 3 प्रमुख आयामों व्यक्तिगत, पेशेवर एवं सामाजिक पर ध्यान दिया गया है। ये तीनों आयाम वस्तुतः अलग नहीं हैं, केवल उन्हें समझने के लिए इस प्रकार वर्णित किया गया है। ये तीनों आयाम वास्तविक रूप में एक दूसरे से अंतर संबंधित एवं एक दूसरे से अति प्रभावित होते हैं। इनमें से किसी भी अस्मिता की संकल्पना हम एकाकी रूप से नहीं कर सकते। तो ये शिक्षक अस्मिता के विभिन्न बिंदु थे जो हमें कार्यशाला के आयोजन में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद 28 नंबर है निम्न पर टिप्पणी करें। तो यहाँ कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इस पर हम लोग को टिप्पणी करना है, इसके बारे में बताना है। जैसे पाठ योजना, पाठ टीका, शिक्षक डायरी, ये सब क्या है। उसके बाद व्यक्तित्व को समझाना है और फिर अभिवृत्ति क्या है इसके बारे में, वृत्तिक विकास क्या है इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले पाठ योजना को देखते हैं। पाठ योजना क्या है। पाठ योजना एक पाठ को पढ़ाने के उद्देश्य, सामग्री और समय सीमा का विवरण देती है। तो पाठ योजना जो है एक पाठ को पढ़ाने के उद्देश्य, सामग्री और समय सीमा का विवरण देती है। यह कक्षा में पाठ से संबंधित गतिविधियों, संसाधनों के उपयोग आदि के बारे में बताती है। पाठ योजना तकनीकी तौर पर स्कूल से संबंधित होती है, इसलिए इसे औपचारिक रूप से बनाया जाता है। उसके बाद पाठ टीका क्या है। पाठ टीका एक अध्यापक अपने आप को एक पाठ के बारे में कुछ बातें याद दिलाने के लिए बनाता है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत छात्र की ज़रूरतों, विशेष पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री और किसी भी अतिरिक्त जानकारी के बारे में जो उसको पाठ के अंत से पहले विद्यार्थियों को प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तो पाठ टीका का मतलब हो गया जो हम पाठ को पढ़ाने के अंतर्गत जो सामग्री का इस्तेमाल करते हैं बच्चों की विशेष ज़रूरतों को देखकर, उसे ही हम लोग पाठ टीका कहते हैं। उसके बाद शिक्षक डायरी क्या है। किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए अभिलेखीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना अभिलेखीकरण के किसी कार्य को पूरी प्रामाणिकता के साथ करना लगभग असंभव हो जाता है। एनसीएफ 2005 में अध्यापकों से की गई अपेक्षाएं बिना अध्यापक डायरी के पूरी नहीं हो सकती। बिना डायरी की सहायता के विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अध्यापक डायरी अध्यापक की विश्वसनीय सहयोगी होती है। एनसीएफ 2005 की अपेक्षाओं को पूरा करने में अध्यापक डायरी मील का पत्थर साबित हो रही है। तो एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था, उसमें शिक्षक डायरी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और जो है शिक्षक डायरी, अध्यापक डायरी एक एनसीएफ 2005 की अपेक्षाओं को पूरा करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। उसके बाद व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी का पर्याय है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मुखौटा, मास्क। उस समय व्यक्तित्व का तात्पर्य बाह्य गुणों से लगाया जाता था। यह धारणा व्यक्तित्व के पूर्ण अर्थ की व्याख्या नहीं करती। व्यक्तित्व की कुछ आधुनिक परिभाषाएं दृष्टव्य है। जैसे गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। तो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उसके गुणों का समन्वित रूप है। उसके बाद वुडवर्थ साहब के अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। तो जो व्यक्ति का व्यवहार है उसका जो है एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। मार्टन के अनुसार कहा गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का समुदाय है। उसके बाद बिग एवं हंट के द्वारा कहा गया है कि व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्तित्व के सामाजिक आयोजन में अभिव्यक्त होता है। उसके बाद आलपोर्ट ने कहा है व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक तथा आंतरिक वृत्तियों से है उन जिनके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। वृत्ति मतलब आदत। तो व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक तथा आंतरिक वृत्तियों से है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है।
इसी प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के समस्त मानसिक एवं शारीरिक गुणों का ऐसा गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उस व्यक्ति का समायोजन निर्धारित करता है। तो वुडवर्थ, गिलफोर्ड, मार्टन, बिग एवं हंट, ऑलपोर्ट, इन सभी का जो है ये व्यक्तित्व की आधुनिक परिभाषाएं थी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अभिवृत्ति। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति मनुष्य की वह सामान्य प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा वस्तु का मनोवैज्ञानिक ज्ञान होता है। इसी आधार पर व्यक्ति वस्तुओं का मूल्यांकन करता है। कुछ पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अभिवृत्ति को मनुष्य की वह अवस्था माना है जिसके द्वारा मानसिक तथा नाड़ी व्यापार संबंधी अनुभवों का ज्ञान होता है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक ऑलपोर्ट है। उनके सिद्धांतों के अनुसार अभिवृत्ति जीवन में वस्तु बोधन का मुख्य कारण है। इस परिभाषा के द्वारा अभिवृत्ति वह सामान्य प्रत्यक्ष है जिसके द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न अनुभवों का समन्वय करता है। यह वह मापदंड है जिसके द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण में सामाजिक तथा बौद्धिक गुणों का समावेश होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृत्तियों को विभाजन उनके वस्तु आधार, उनकी गहनता तथा उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर किया है। इसका घनिष्ठ संबंध व्यक्ति के अमूर्त विचार तथा कल्पना से ही है। अभिवृत्ति का जन्म प्रायः 4 साधनों से होता हुआ देखा गया है। प्रथम समन्वय द्वारा, द्वितीय आघात द्वारा, तृतीय भेद द्वारा, चतुर्थ स्वीकरण द्वारा। यह आवश्यक नहीं है कि ये यंत्र स्वतंत्र रूप से ही कार्य करेंगे। ऐसा भी देखा गया है कि इनमें 1 या 2 कारण भी मिलकर अभिवृत्ति को जन्म देते हैं। तो ये एक मनुष्य में जो अभिवृत्ति एटीट्यूड होती है उसके बारे में कहा गया है। उसके बाद वृत्तिक विकास क्या है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। तो वृत्तिक विकास एक व्यक्ति के जीवन की एक महत्वपूर्ण एवं जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। ये बहुत से कारकों से प्रभावित होती है जैसे परिवार, व्यक्तिगत मापदंड, रुचि, अभिरुचि और समाज। नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन 1924 द्वारा वृत्तिक विकास पर प्रकाश डाला गया। इस एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में व्यावसायिक निर्देशन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि व्यवसाय निर्देशन एक व्यवसाय को चुनने, उसके तैयार होने, उसमें प्रवेश तथा उनमें विकास करने हेतु सूचना देने तथा सुझाव देने की पद्धति है। तो इस प्रकार से यह एक वृत्तिक विकास है, यानी अपने व्यवसाय में जो है विकास करना। तो इसे इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। और इसको प्रभावित करने वाले कारक परिवार, व्यक्तिगत मापदंड, रुचि, अभिरुचि और समाज आ जाता है। तो ये सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद S4 हमारा समाप्त हो जाता है।